गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट गुरुकुल परिवार में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में साइकोलॉजी पढ़ाई थी, सीडीपी यानी कि मनोविज्ञान के बारे में बताया था, मनोविज्ञान में विकास के बारे में बताया था कि बच्चे का एक विकास एक शिक्षक को किस प्रकार करना चाहिए, विकास बच्चों का किस प्रकार होना चाहिए, विकास कैसे कैसे होता है बच्चे का, ठीक है, वो अपने एक बच्चे समझकर आप उसका अध्ययन किस प्रकार करेंगे वो हम सब आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। आज उसी के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि बाल मनोविज्ञान अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, बताएंगे हम कि बाल मनोविज्ञान क्या बोलेंगे, बाल अध्ययन की शुरुआत किसने और कब की थी। तो बाल मनोविज्ञान, तो बच्चों पहला पॉइंट हमारा होगा क्या कि बाल अध्ययन की शुरुआत किसकी बच्चा, बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की थी बच्चा। तो आपको बताना है कि हमारे एक वैज्ञानिक थे कि जी स्टैनले हॉल। कौन थे भैया, जी स्टैनले हॉल। इन्होंने 1880 में की, ठीक है, 1880 के दशक में ही अमेरिका में की थी। किसकी शुरुआत की थी, बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की थी बच्चा। तो हमारे बाल अध्ययन की शुरुआत स्टैनले हॉल ने की थी। किस दशक में की थी, तो 1880 के दशक में की थी। और कहाँ की थी बच्चा, तो ये अमेरिका में की थी। ठीक है, तो बाल अध्ययन की शुरुआत यानी कि चाइल्ड स्टडी, चाइल्ड स्टडी बच्चा, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी किसने की थी, तो स्टैनले हॉल ने की थी। एक बहुत ही फेमस राइटर है, मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल। ठीक है, अब दशक की बात करते हैं तो किस दशक में हुई थी बच्चा, तो ये दशक हुआ था 1880 के दशक में हुई थी। ठीक है, फिर इसका मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ये कहाँ पर हुई थी, तो शुरुआत कहाँ पर हुई थी इसकी, तो इसकी शुरुआत बच्चा अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बच्चा, अमेरिका में हुई थी। ठीक है बच्चा, तो इसका पहला ये हमारा जो हुआ टॉपिक क्लियर हुआ कि बाल अध्ययन की शुरुआत। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बाल अध्ययन की शुरुआत बच्चा कहाँ से हुई थी। तो बाल अध्ययन की शुरुआत हमारे जी स्टैनले हॉल ने की थी। और कब की थी, तो 1880 के दशक में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी बच्चा, अमेरिका में हुई थी। उम्मीद करेंगे कि बाल अध्ययन की शुरुआत आपको पता चला होगा और समझ में भी आया होगा, मैं आशा करती हूँ इस चीज के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आया कि चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, यानी कि चाइल्ड स्टडी मूवमेंट किसने चलाया था और किसके लिए चलाया था। तो बच्चा ये चाइल्ड स्टडी मूवमेंट है ना, ये एक प्रभावशाली बनाने के माध्यम से ही सर्वे किया गया था, यानी कि बच्चा कितना अट्रैक्टिव है, बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, बच्चे के प्रति एक मतलब एक अभियान चलाया गया था कि बच्चा प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार सीखेगा। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक ने एक अभियान चलाया जिसका अभियान का नाम दिया था चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। ठीक है, यानी कि स्टैनले हॉल ने ही, किसने बच्चा, स्टैनले हॉल ने, किसने बच्चा, स्टैनले हॉल ने, स्टैनले हॉल ने एक अभियान चलाया, एक अभियान चलाया। तो इस अभियान का बच्चा नाम क्या था, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। इस अभियान का नाम क्या था बच्चा, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। ठीक है, अब इस अभियान के जो ये अभियान चलाया था बच्चा, किसने चलाया था, तो ये स्टैनले हॉल ने ही चलाया था। ठीक है, ये स्टडी जो चाइल्ड स्टडी मूवमेंट है ये स्टैनले हॉल ने चलाया, मगर किसके लिए चलाया था, ये मतलब इसलिए चलाया बच्चों को प्रभावशाली के माध्यम से सर्वे किया जाए कि बच्चा कौन सा प्रभावशाली है उसके बारे में पता चलाया जाए। तो क्या हुआ था, बच्चों को प्रभावशाली माध्यम का सर्वे किया। ठीक है, किसका बच्चा, सर्वे किया। बच्चा किसका सर्वे किया था इन्होंने, एक बच्चा का मतलब प्रभावशाली माध्यम का सर्वे किया था। किसके माध्यम से किया था, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के माध्यम से किया था। ये चाइल्ड स्टडी मूवमेंट आपका स्टार्ट किसने किया था बच्चा, तो चाइल्ड स्टडी मूवमेंट हमारे स्टार्ट स्टैनले हॉल ने किया था। क्लियर ऑल, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हमारा आया कि इसलिए स्टैनले हॉल को, किसको बच्चा, स्टैनले हॉल को, बहुत ही इत्मीनान से समझना, ये प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे ही जाने वाले हैं।
स्टैनली हॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। ठीक है, स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इनको क्या कहा था? इसलिए स्टैनली हॉल को फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट कहा जाता है। स्टैनली हॉल को फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट बच्चा किसको कहा गया? तो फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट आपका स्टैनली हॉल को कहा गया। एक कथन है, बहुत ही फेमस कोटेशन है इनकी, किसकी? स्टैनली हॉल का बहुत ही फेमस कथन है, एक बहुत ही फेमस कथन है, बहुत ही शानदार कथन है, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था एडोलेसेंस, आपने सुना होगा, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, विकास की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, ये आपकी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया, स्टैनली हॉल ने बताया कि जो किशोरावस्था है, इट मींस एडोलेसेंस है। किशोरावस्था सबसे बड़े ही संघर्ष और तनाव और तूफान की अवस्था है, क्योंकि इस समय बच्चे के अंदर बहुत ही क्रोध आता है। ठीक है, बहुत ही गैंग एज होती है, इसमें बच्चा अलग अलग माता पिता से क्या होता है, अलग अलग रहना पसंद करने लग जाता है। ठीक है, बच्चा जो है ना अपने परिवार से अलग होना सीख जाता है। बच्चा क्या था, जब बच्चे भांति भांति के दोस्त बना लेते हैं, तरह तरह के दोस्त बना लेते हैं, संगत में आ जाता है, तो क्या होता, ये इसमें अट्रैक्शन यानी लिंग आकर्षण की भी क्षमता सबसे ज्यादा होती है किशोरावस्था में। यानी कि एडोलेसेंस एक ऐसी अवस्था है कि बच्चा इस अवस्था में बड़े ही संघर्ष और तूफान की अवस्था, किस अवस्था को कहते हैं बच्चा? तो किशोरावस्था को कहते हैं। उम्मीद करेंगे साथियों कि आपको किशोरावस्था हमारे बताए हुए बातों से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, स्टैनली हॉल का बहुत ही फेमस कथन है बच्चा, कि इन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था बड़े ही, यानी कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव की अवस्था है। किसकी अवस्था है बच्चा? बड़े ही संघर्ष और तूफान की अवस्था है। ये कथन किसने दिया था? यह कथन हमारे स्टैनली हॉल ने दिया था। और क्या कहा था कि जो बच्चा है वो बड़े ही संघर्ष और तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टैनली हॉल का यह कथन था। और उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो बड़े ही तनाव की अवस्था है और आंधी और तूफान और संघर्ष की अवस्था। यह कथन बताने वाले स्टैनली हॉल जी थे। ठीक है, अब बात आती है बाल विकास के उद्देश्य क्या है, यानी कि बच्चों को किस माध्यम से समझना चाहिए, बच्चों को किस माध्यम से जानना चाहिए। एक शिक्षक का बच्चे के प्रति क्या उद्देश्य होता है, बच्चा के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम बच्चे को किस प्रकार से समझेंगे और किस प्रकार से समझाएंगे। एक शिक्षक का कक्षा में बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझना। अच्छा, जो बच्चे का विकास होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और जो विकास होता है ना वो सर्पिलाकार होता है। ठीक है, अच्छा, हर प्रकार के इंसान में क्या होता है, विकास सभी में अलग अलग होता है। किसी में विकास मानो तेज होता है, किसी में स्लो होता है, मगर विकास होता है वो सभी भागों में बराबर मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपकी कद काठी बढ़ेगी तो आपका दिमाग भी बढ़ेगा। ठीक है, विकास आपका जो सर्पिलाकार होता है। ठीक, अब बात करेंगे विकास के उद्देश्य की। किसकी बात करेंगे कि हमारे विकास का उद्देश्य क्या है। विकास के उद्देश्य, विकास का उद्देश्य क्या होगा? तो पहला उद्देश्य हम लोग लिखेंगे क्या, बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझना। क्या होगा बच्चा? बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझना। बच्चा, उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक बच्चा है उसके विकास की प्रक्रिया को समझना है कि बच्चे की विकास
किस प्रकार और कैसे और कब कहां पर हुआ है। ये किसको समझना है, ये एक आपके शिक्षक को समझना है कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझना। अब क्या होगा कि बच्चे को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों का अध्ययन करना। अच्छा, आंतरिक और बाह्य वातावरण क्या होते हैं कि बच्चे का कहीं ना कहीं वंशानुगत यानी कि वंशानुक्रम आपका प्रभावित करेगा, कहीं आपका खान पान प्रभावित करेगा, कहीं आपका रहन सहन प्रभावित करेगा, यानी कि पर्यावरण भी आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कुंठा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे को प्रभावित करने वाले दूसरा उद्देश्य क्या होगा, बच्चे को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाहरी कारकों का अध्ययन करना। बच्चा क्या होगा, इस पॉइंट को भी समझना, बच्चे को प्रभावित करने यानी कि एक बच्चा है उसको प्रभावित करने वाले यानी कि उस बच्चे के विकास में ऐसी कौन सी बाधा आ रही है जो बच्चे के अध्ययन को प्रभावित कर रही है। कि वो कारण आपका आंतरिक हो सकता है कि वो कारण आपका बाहरी होता है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन इसको बोलेंगे, बाहरी कारक को बोलेंगे सोशल इंटरेक्शन और आंतरिक कारण को बोलेंगे, ठीक है, इनर इंटरेक्शन। अब आंतरिक कारण में आपका क्या हो सकता है, आंतरिक कारण में आपका हो सकता है माता पिता का व्यवहार, ठीक है, रहन सहन, ठीक है, आपका वंशानुक्रम हो सकता है, क्या आपका वंशानुक्रम इसको प्रभावित कर सकता है, ये आपका आंतरिक कारण। अब बाह्य कारण में क्या हो सकता है कि बाह्य कारण में भी आपका क्या होगा, समाज आपको प्रभावित कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं खान पान की व्यवस्था का पूरा ध्यान न रखा जाए, ठीक है, बाहरी कारक होंगे, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, बच्चों के दोस्त ना बने, ठीक है, ये आपके कारकों का क्या करना है, अध्ययन करना। किसका कारण होता है, ये कर्तव्य होता है एक शिक्षक का। अब बात करते हैं तीसरा उद्देश्य कि इसका तीसरा उद्देश्य बच्चा क्या हो सकता है बाल विकास का। आप अपने शब्दों में जितना लिखोगे बाल मनोविज्ञान उतना ही आपको साइकोलॉजी अच्छी लगने लग जाएगी। मैं समझाऊं और आप अपने शब्दों में उस चीज को लिखो तो मजा कुछ और ही होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि बाल और व्यवहारों को समझना, किसके, बालक के व्यवहारों को समझना और उसका पूर्वानुमान लगाना और उसका निर्देशन करना। क्या करना, बालक के व्यवहारों को समझना, बालक के व्यवहारों को समझना, बालक के व्यवहारों को समझना और क्या करना, उनका पूर्वानुमान लगाना और उसका पूर्वानुमान लगाना और क्या करना, उसका पूर्वानुमान और उसका निर्देशन करना और उसका निर्देशन करना। अच्छा, इसका मतलब निर्देशन का मतलब क्या होगा, अगर बालक किसी चीज से भटक रहा है, विकास से कोई चीज से वंचित हो रहा है बालक, तो उसका क्या करना है, उसका निर्देशन करना है कि बच्चा नहीं, आपको ये मार्ग गलत है, आपको कैसे समझाना है। बच्चे को समय समय पर निर्देशित करते रहना चाहिए, ठीक है। बच्चे के व्यवहार को समझना चाहिए कि बच्चा आखिरकार किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है हमारे प्रति, तो बच्चे को व्यवहार को समझना चाहिए और उसका पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि बच्चा आखिर और क्या चीज चाहता है, ठीक है। तो उसका क्या करना चाहिए, पूर्वानुमान लगाना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए, निर्देशन करना चाहिए। यानी कि बच्चे को व्यवहार को पहले समझ लो, फिर उसका अवलोकन कर लो कि बच्चा क्या चाहता है और बच्चे की चाहत के अनुसार उस शिक्षक को क्या कर देना चाहिए, निर्देशन कर देना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि तीसरा पॉइंट आपको बहुत ही उम्दा तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चा चौथे पॉइंट की, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक होगा, जो शिक्षण को बालक की यानी कि शिक्षण को बालक की
क्या होगा, शिक्षण को बालक की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार कराना चाहिए। शिक्षण को बालक की आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करना चाहिए। बच्चा उम्मीद करेंगे चौथा पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शिक्षण को बालक की आवश्यकता, यानी कि एक शिक्षक को जो शिक्षण कार्य होता है वो बालक की आवश्यकता और उसकी क्षमता के अनुसार ही कराना चाहिए। यदि उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार के वो चीज बाहर है, शिक्षण कार्य बाहर है, तो बालक उस चीज को समझने में समर्थ नहीं होगा, असमर्थ होगा। इसलिए एक शिक्षक को उसका शिक्षण कार्य बालक की आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे मेरा बालक है, मेरा बालक LKG में पढ़ रहा है और उसको हम UKG की शिक्षा के अनुसार उसका पाठ्यक्रम दे रहे हैं, तो क्या वो बच्चे की जो बुद्धि होगा, जो विवेक होगा, क्या वो उस चीज को समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि हम उसकी क्षमता के अपर उसको शिक्षण कार्य दे रहे हैं, इसलिए वो शिक्षण कार्य समझने में असमर्थ होगा। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को उसका शिक्षण कार्य बच्चे के अनुसार ही होना चाहिए। उम्मीद करेंगे बच्चों कि चौथा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? पांचवा पॉइंट कह रहा है कि बालक की व्यक्तिगत, यानी कि बालक की इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसको कहते हैं कि प्रत्येक बालक हर व्यक्ति से भिन्न भिन्न होता है। कोई बालक किसी भी प्रकार से, बुद्धि से, व्यक्ति से, कद काठी से, कोई भी बालक आपका समान नहीं होता है। कोई बालक अनेक प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कोई बालक अनेक प्रकार का है, कोई बालक की बुद्धि IQ लेवल बहुत अच्छा है, कोई बालक बुद्धि लेवल उसका बहुत ही कम है, कोई बालक बहुत जल्दी समझता है, कोई बालक बहुत ही देर में समझता है। यानी कि बालक, यानी जो शिक्षक को शिक्षण कार्य कराना चाहिए वो व्यक्ति को किस प्रकार से करना चाहिए? बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उस शिक्षण कार्य को कराना चाहिए। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा बच्चा हमारा? शिक्षक को, किसको? शिक्षक को बालक के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को कार्य क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना चाहिए, तभी उसका शिक्षण कार्य पूर्ण हो पाएगा, तभी उसका शिक्षण कार्य क्या होगा? पूर्ण होगा। ठीक है, उसके एक शिक्षण को इंडिविजुअल डिफरेंस को समझकर ही शिक्षण कार्य कराना चाहिए। उम्मीद करेंगे साथियों कि बाल विकास के उद्देश्य आपको समझ में आए होंगे। अब हमारा पॉइंट अगला आया क्या कि बाल विकास के बारे में किसने क्या कहा, यानी कि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने, एक अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग कथन प्रस्तुत किए। उस कथन से क्या समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बहुत ही कायदे से समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट होते क्या है। अब जो बालक आए, तो यानी कि बाल विकास के बारे में किसने क्या कहा? बाल विकास के बारे में किसने क्या कहा? किसने क्या कहा? अब जैसे मेरा बालक एक बच्चा, मेरा एक कथन है कि बालक एक कोरा कागज है, बालक को आप जैसे चाहो वैसा ढाल सकते हो। बालक एक ब्लैंक स्लेट है, मान के चलो एक नन्हा सा बालक है और उस बालक का मुझे विकास करना है, तो उस बालक को मैं जैसा चाहूंगी वैसा उस बालक को बना लूंगी। तो यह कथन को कहने वाले हमारे कौन थे भैया? इस कथन को कहने वाले हमारे जॉन लॉक साहब थे। जॉन लॉक ने क्या कहा था? बच्चा एक कोरा कागज, यानी कि हम बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ब्लैंक स्लेट है, बच्चा एक कोरा कागज है। बच्चा क्या है? बच्चा एक
कोरा कागज है। क्या है? बच्चा एक कोरा कागज है। यह कथन किसने कहा था? इस कथन को बताने वाले हमारे कौन थे मनोवैज्ञानिक? इस कथन को बताने वाले हमारे वैज्ञानिक थे जॉन लॉक। क्या भैया? जॉन लॉक, यानी कि कहा था बच्चा ब्लैंक स्लेट है। बच्चा क्या है? बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है। क्या है? बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है। इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था जॉन लॉक साहब ने कहा था। अब हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा था बाल विकास का वैज्ञानिक वितरण किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि बाल विकास का वैज्ञानिक वितरण किसने प्रस्तुत किया था? तो बाल विकास का वैज्ञानिक वितरण पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? बाल विकास का वैज्ञानिक वितरण किसने प्रस्तुत किया था? पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। उम्मीद करेंगे साथियों कि ये आपके कथन आपको हर कीमत पे याद करना ही करना। अब हमारा अगला पॉइंट क्या आया? अब मेरा अगला पॉइंट आया कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक का जन्म अवस्था से लेकर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज के बीच का परिवर्तन का अध्ययन है। यह कथन आपके किसने कहा था? तो इस कथन को कहने वाले हमारे कौन थे भैया? बर्क थे। कौन थे? बर्क महोदय ने कहा था। बर्क महोदय ने क्या कहा था साथियों? तो बर्क महोदय ने एक करंट लगेगा। बर्क महोदय ने कहा था कि आपकी बाल मनोविज्ञान वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें बालक का जन्म अवस्था से लेकर, ठीक है, बालक का जन्म अवस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था यानी कि मैच्योरिटी स्टेज के बीच यानी कि जन्म अवस्था से लेकर और परिवर्तन यानी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी स्टेज के बीच किन परिवर्तनों का अध्ययन यानी कैसे परिवर्तन हो रहे उन सब का अध्ययन करना ही क्या है? बाल मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करा जाएगा? जिसमें आपका जन्म अवस्था से लेकर यानी बच्चा जन्म हो चुका है, बच्चे की जन्म अवस्था से लेकर मैच्योरिटी अवस्था तक के परिवर्तनों का अध्ययन है। भैया किसने कहा था? ये बर्क महोदय ने कहा था। किसने कहा था? तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म अवस्था से कहां तक का? जन्म अवस्था से परिपक्वता, कहां से बच्चा? परिपक्वता अवस्था के बीच परिवर्तनों का अध्ययन है। बच्चा ठीक है, ये किसने कहा था भैया? यह कथन बताने वाले आपके कौन थे भैया? बर्क थे। कौन थे बच्चा? बर्क महोदय थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है ये, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका ये। क्या है कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म अवस्था यानी कि बर्थ स्टेज, ठीक है, जन्म अवस्था से परिपक्वता अवस्था यानी कि मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, यानी कि बर्थ अवस्था से लेकर मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, उसके बीच जो भी परिवर्तन हुए हैं उसका अध्ययन करना। ठीक है, यह कथन किसने कहा था बच्चा? यह कथन बताने वाले बर्क थे, यानी कि जन्म से अवस्था से लेकर
परिपक्वता अवस्था, ठीक है, बाई बर्थ से लेकर मैच्योरिटी स्टेज तक का अध्ययन, परिवर्तनों का अध्ययन किसने बताया था? बर्क ने बताया था। उम्मीद करेंगे साथियों कि तीसरा पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से और उम्दा तरीके से समझ में आया होगा। अब चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब चौथा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि बाल विकास क्या है? बाल विकास गर्भाकाल से, यानी कि जो बच्चे का विकास है, ठीक है, बच्चे का विज्ञान है, वो आपका कहां से? गर्भाकाल से किशोरावस्था तक होता है। यह किसने कहा था? ये आपका स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो ने दिया था। क्या कहा था? कि बाल विकास गर्भाकाल से किशोरावस्था तक होता है। क्या होता है? जो बाल विकास है, बाल विकास गर्भाकाल से, कहां से भैया? बाल विकास यानी गर्भाकाल, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब से ही बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। बाल विकास गर्भाकाल से लेकर कहां तक होता है? सिर्फ और सिर्फ किशोरावस्था तक होता है। कहां से? किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस स्टेज तक क्या बोला इसमें? कि जो बाल विकास है, क्या है? बाल विकास है, वो आपका कहां से कहां तक होता है? बाल विकास गर्भाकाल यानी जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उस समय से ही आपके बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बाल विकास गर्भाकाल से लेकर कहां तक होता है? किशोरावस्था तक ही होता है। उसके बाद क्या होता है? विकास अवरुद्ध हो जाता है। यह कथन को किसने कहा था भैया? इस कथन को क्रो एंड क्रो ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल बातें हैं ये, जो आपको कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से मैं आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बता रहे हैं, ये आप ये मान के चलो यूपी टेट आप फेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब आप नोट करते चलो। अब हमारा क्या आता है कि बायोग्राफिकल स्टेज, यानी कि बायोग्राफिकल स्टेज ऑफ एन इन्फेंट किसने लिखा था? यानी कि बच्चे का मन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बायोग्राफिकल स्टेज, यानी कि बायोग्राफिकल मीन्स क्या होता है? ठीक है, बायोग्राफिकल स्टेज ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, बच्चे का मन, ठीक है, नामक पुस्तक किसने प्रस्तुत की थी? तो बच्चे का मन नामक पुस्तक आपकी प्रेयर, यानी कि प्रेयर क्या होता है? प्रेयर से आपका मन शार्प होता है, प्रेयर से मन आपका अच्छा होता है, ठीक है। तो बच्चे का जो मन है वो कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। किससे हो रहा है? एक प्रेयर से हो रहा है। तो प्रेयर से अच्छा, प्रेयर से मन आपका कैसा हो रहा है? प्रेयर से अच्छा हो रहा है, शार्प हो रहा है, उम्दा हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे का मन नामक पुस्तक आपकी प्रेयर ने दी थी। किसने दी थी? बच्चे का मन नामक पुस्तक किसने प्रस्तुत की? तो बच्चा ये आपकी प्रेयर ने प्रस्तुत की। किसने दी थी? प्रेयर ने, ठीक है बच्चा। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि बच्चे का जो मन है वो मन नामक पुस्तक किसने प्रस्तुत की बच्चा? तो वो आपके प्रेयर ने प्रस्तुत की। अब बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट किसने दिया? तो ये आपका डार्विन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था बच्चा? डार्विन ने। बायोग्राफिकल क्या है? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। यह किसने प्रकाशित की? ठीक है, किसने लिखा? यह जो स्टेटमेंट है, यानी कि बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, यह किसने लिखा? यह किसने दिया? तो आप बताएंगे यह आपका स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चा? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। डार्विन ने स्टेटमेंट क्या किया? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स क्या होता है? नवजात। क्या होता है? नवजात शिशु। उसको क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे। यानी कि इन्फेंट यानी कि नवजात
बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट ना, यह किसने दिया था? ये आपका डार्विन ने दिया था। किसने दिया था बच्चा? डार्विन ने दिया था। अब हमारी बात आती है बाल अध्ययन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मैंने आपको पहले इस लेक्चर में बताया था कि बाल अध्ययन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। बाल अध्ययन के बताओ भैया किसको जाना जाता है? बाल अध्ययन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बच्चा? तो ये आपके स्टैनले हॉल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बच्चा? स्टैनले हॉल को जाना जाता है। बच्चा उम्मीद करेंगे कि ये पॉइंट भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आती है हमारी, क्या हमारा क्वेश्चन हमारा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, क्या है? बहुत ही इत्मीनान से सुनना कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से पहले की अवस्था से लेकर पक्वता के सभी परिवर्तनों की व्याख्या करता है। यह कथन किसने दिया था? बर्क ने दिया था। किसने दिया था? बर्क ने दिया था। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन बहुत ही हमारा अच्छे सुनना, क्वेश्चन हमारा है कि जो बाल विकास है, क्या है? जो बाल विकास है मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, क्या बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, किसकी? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से पहले की अवस्था, क्या? जो जन्म से पहले की, क्या हुआ भैया क्वेश्चन? जो जन्म से पहले की अवस्था, क्या है? जो जन्म से पहले की अवस्था से लेकर परिपक्वता, जन्म अवस्था से किसका? जो जन्म अवस्था से परिपक्वता के सभी परिवर्तनों की कि क्या करता है? कि व्याख्या करता है। बहुत ही अच्छे समझना, यह स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चा? यह स्टेटमेंट आपका वर्क ने दिया था। किसने दिया था बच्चा? वर्क ने। क्या कहा था? जो बाल विकास है भाई मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से पहले, यानी कि बच्चा कहां पर है? आपका गर्भावस्था में है। कहां पे? जो जन्म से पहले, यानी बच्चा जन्म से पहले की अवस्था, ठीक है, यानी कि भ्रूणावस्था में बच्चा है, से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी स्टेज के सभी परिवर्तनों की व्याख्या करते, यानी कि बच्चा जब मां के गर्भ में है उस समय से लेकर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी स्टेज तक के सभी परिवर्तनों की जो व्याख्या करता है वह हमारे कौन है भैया? बर्क साहब है। साथियों उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कि क्या चाइल्ड डेवलपमेंट अप्रोचेस, यानी कि उसकी अप्रोच क्या है, ठीक है, किसका? चाइल्ड यानी बाल मनोविज्ञान की अप्रोच क्या है, पहुंच क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका अनुदैर्ध्य और आपका एक अनुप्रस्थ दृष्टिकोण से अवश्य आता है, यानी कि अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण क्या है और अनुप्रस्थ दृष्टिकोण क्या है, इससे आपका एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण क्या है और आपका अनुप्रस्थ दृष्टिकोण क्या है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट अप्रोचेज। चाइल्ड डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है, उसकी अप्रोच क्या है, ठीक है। अब अप्रोच में एक तरफ लिखना अनुदैर्ध्य, क्या होगा? अनुदैर्ध्य,
दृष्टिकोण, और आपका एक साइड जाएगा अनुप्रस्थ दृष्टिकोण। क्या जाएगा बच्चा? अनुप्रस्थ। एक मैं आपको चैलेंज करती हूं कि ये आपका प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ही डीप और बहुत ही डिफाइनली और बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, आप जो हम कंटेंट दे रहे हैं, आप अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर देख लेना, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण क्या है और अनुप्रस्थ दृष्टिकोण क्या है, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट की अप्रोच क्या है, यहां से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण क्या है? अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण किसी व्यक्ति या समूह का क्या है, जो व्यक्ति या समूह, किसी भी व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक अध्ययन करता है। यानी कि यह एक ही व्यक्ति का है, क्या करेगा, यह क्या है, एक जैसे आपका एक समूह है, ठीक, आपकी क्लास है, आपका एक समूह है, तो क्या कर रहा है, ये लंबे समय तक उसी का ही अध्ययन कर रहा है। यानी कि आपको एक बच्चा दे दिया और आप एक ही बच्चे का लंबे समय तक अध्ययन करते रहो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा दृष्टिकोण कहलाएगा? अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण कहलाएगा। ठीक है, तो कौन सा अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण क्या होता है साथियों? तो अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है कि यह किसी व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक अध्ययन करता है। क्या करता है? यह दृष्टिकोण किसी व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक अध्ययन करता है। इस विधि में समूह को विभिन्न आयु स्तरों पर बार बार देखा जाता है। क्या कहेंगे इसको? यह एक दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है कि यह एक ही व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक अध्ययन करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यह दृष्टिकोण क्या कहेंगे, यह दृष्टिकोण कैसा है? यह दृष्टिकोण किसी व्यक्ति या समूह, यह दृष्टिकोण किसी व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक क्या करता है बच्चा? लंबे समय तक अध्ययन करता है। क्या करता है? लंबे समय तक अध्ययन करता है। इस विधि में समूह को क्या करेंगे? इस विधि में समूह को विभिन्न क्या करेंगे? विभिन्न आयु स्तरों पर, विभिन्न आयु स्तरों पर बार बार देखा जाता है। समझेंगे बेटा इसको? क्या कहेंगे कि यह दृष्टिकोण कैसा है? इस विधि में समूह को विभिन्न आयु स्तरों पर बार बार देखा जाता है। जैसे कि कोई यदि शोध करता है और वह एक ही बच्चे पर 5 या 10 बच्चों का क्या है, एक समूह है, ठीक है, 5 या 10 से 15 बच्चों का क्या है, एक समूह है, बच्चों की तुलना करता है, एक ही मतलब उसी समूह की क्या करता है, बार बार तुलना करता है। तो ये कैसा कथन है? ये आपका अनुदैर्ध्य कथन है। क्या है? यह दृष्टिकोण किसी व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक अध्ययन करता है। यानी एक कक्षा में आपको बार बार पठन करना पड़े और बार बार आपको अध्ययन कराना पड़े, तो और लंबे समय तक करा रहे हो, तो यह कथन कैसा? अनुदैर्ध्य है। और इस विधि में समूह को विभिन्न आयु स्तरों पर बार बार देखा जाता है, मतलब आयु का कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ इस दृष्टिकोण में विभिन्न आयु समूहों का एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस दृष्टिकोण में क्या करेंगे? इस दृष्टिकोण में क्या करें? इस दृष्टिकोण में विभिन्न आयु समूहों का एक ही समय पर क्या साथियों? एक ही समय पर क्या करेंगे? एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। बच्चों क्या कह रहे हैं? अनुप्रस्थ क्या कह रहा है? यह क्या कह रहा है? यह अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण है। क्या है?
ये अनुप्रस्थ दृष्टिकोण है। क्या कह रहा है? इस दृष्टिकोण में विभिन्न आयु समूहों का एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है, यानी कि 5 से 10 15 बच्चों की तुलना करता है, एक शोध करता है और एक ही समय पे 5-10 से बच्चों की तुलना करता है। तो वो कौन सा है? एक ही दृष्टिकोण है, ठीक है, और एक ही शोध करता है और एक ही समय है। उस समय में आपको 5 से 10 15 बच्चे दे दिए गए और कहा इसकी आप क्या करना है? तुलना करो। तो एक ही समूह का एक ही समय पर आप 10 से 15 बच्चों का भी क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं, ठीक है। यह आपका अनुप्रस्थ दृष्टिकोण है। अब अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण क्या कह रहा है? यदि कोई शोधकर्ता, ठीक है, यदि कोई रिसर्च है, यदि कोई शोधकर्ता, कोई शिक्षक है और शोध कर रहा है, तो क्या करेगा? 5 वर्ष के बच्चों को, 5 वर्ष के बच्चों के एक ही समूह है, जैसे 5 वर्ष के बच्चा है और वो क्लास एक ही है, ठीक है, और मान के चलो 10 वर्ष का बच्चा है और एक ही क्लास है, हर साल उसी का क्या कराता है? अध्ययन कराता है। यानी कि आपकी मान के चलो LKG क्लास दी है और LKG क्लास में आपके 5 से भी बच्चे हैं और 10 से भी बच्चे हैं और वो क्लास आपको क्या करा रही है? बार बार अध्ययन करवा रही है, ठीक है। तो वो क्या है? आपका अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण है, ठीक। और अनुप्रस्थ क्या है? आपका क्या करा रही है? अनुप्रस्थ दृष्टिकोण विभिन्न आयु समूहों का, जैसे कि 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, क्या कर रहा है? एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। विभिन्न आयु समूह, यानी कि एक क्लास आपकी फर्स्ट दे दी, सेकंड दे दी, थर्ड दे दी, तो क्या है? सभी प्रकार के बच्चे हैं और हर आयु के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करा रहे हो? एक ही समय पर अध्ययन कराते हो, तो वो क्या है? आपकी अनुप्रस्थ दृष्टिकोण है। समझ में आएगा होगा बच्चों। उम्मीद करेंगे बच्चों कि आपको चाइल्ड साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट अप्रोचेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो पे कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।